Hello student, welcome to my channel. Today we will discuss the novel Joseph Andrew and its critical analysis. Joseph Andrew was written by Henry Fielding and this novel was written in response of the Samuel Richardson novel Pamela. पमीला जो नावल था वो लिखा गया था रेलिवेंट टू द चस्टिटी ऑफ द वुमेन, औरत के किरदार उसकी पाकिज़गी के हवाले से। हेनरी फील्डिंग ने इस नावल को इस हवाले से लिखा कि चस्टिटी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन बीइंग वेदर मैन और द वुमेन। ये दोनों जो चीज़ें होती हैं दोनों ही के लिए इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ औरत ही के लिए जो है कंसिडर की जाती है। यही वजह है कि जोसेफ़ का जो नाम है बेसिकली प्रॉफिट जोसेफ़ से जो है डिराइव किया गया और जो कि अपनी चस्टिटी की वजह से मशहूर हैं। इसी तरीके से जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जो हेनरी फील्डिंग ने जोसेफ हेनरी के अंदर यूज़ किए, हर कैरेक्टर को उसके एक्शंस और उसके ट्रेसेस के हवाले से एक ख़ास नाम दिया गया, नेमिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया गया। जैसा कि जोसेफ हेनरी जो कि प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नॉवल है, इसी तरीके से पार्सन अब्राहम एडम हैं, ठीक है। इसी तरह फैनी गुडविल हैं जो कि एक अच्छी रिप्यूटेड गर्ल थी, यंग लेडी थी, मिल्क मेड थी एंड शी वाज द चाइल्डहुड स्वीट हार्ट ऑफ द जोसेफ एंड्रयू। और एक मिल्क मेड थी, ब्यूटीफुल थी, यंग थी, और यही वजह है कि वो शी लॉस्ट हर जॉब व्हेन शी लिसन अबाउट द जोसेफ एंड्रयू वाज अटैक्ड बाय द रफियंस, जो उन और किस तरीके से आगे हम पढ़ेंगे उनसे बीट किया गया और बिरहना कर दिया गया और एट लास्ट उससे उससे जो पैसे थे और कपड़े वगैरह उसे लेकर उसे डिच के अंदर फेंक दिया गया। इसी तरह अगर हम मुख्तलिफ़ टेक्निक्स के हवाले से देखें तो जो है हेनरी फील्डिंग ने इस नावल के अंदर डिफरेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल किया, जिसमें एक जो टेक्निक है वो है स्पेनिश टेक्निक, जो कि ओरिजिन जिसका स्पेनिश है और इसको कहा जाता है पिक रस्क नावल। पिक रस्क नावल जो होते हैं वो नावल थे जो कि स्पेन से स्टार्ट हुए थे और रीज़न ये था कि जो जितना भी नावल था उसको इस तरीके से मोल्ड किया जाता था जिसमें एडवेंचर्स का इस्तेमाल किया जाता था और जर्नी का ऐसी जर्नी बाय द सी क्रिएट की जाती थी जिसमें उसमें हीरो जो होता था एक जो था रॉक होता था और रॉक हीरो की जो जितनी भी एडवेंचर्स होते थे सी के दरमियान वो सारे के सारे बयान किए जाते थे। लेकिन यहाँ पे हेनरी फील्डिंग ने ये किया कि रॉक हीरो की बजाय यहाँ पे जो प्रोटैगनिस्ट का इस्तेमाल किया हीरो का, इट वाज वेरी कॉमन कॉमन करेक्टर दैट वाज जोसेफ एंड्रयू। और इसी तरीके से अगर आप फर्दर इसको देखें तो इसमें मुख्तलिफ उसने जो टेक्निक्स का इस्तेमाल, उसने टेक्निक को थोड़ा सा डेविएट किया। मतलब सी की बजाय जो सारी जर्नी है वो बाय रोड उसने लिखी इस नावल के अंदर, जिसमें जो हीरो था जो जोसेफ एंड्रयू और उसके साथ ही पार्सन एडम था, उसके जो मुख्तलिफ वाक़यात जो इवेंट्स थे रोड के साथ साथ चल रहे थे। इसी तरह एक टेक्निक का इस्तेमाल डाइग्रेशन का किया गया था। डाइग्रेशन जो होती है, डाइग्रेशन टेक्निक के अंदर आप जो है जो रीडर होता है उसको उसका इंटरेस्ट को डेवलप करने के लिए, स्पेंस क्रिएट करने के लिए आप उसको थोड़ा सा डिविएट कर लेते हैं मेन जो उसका मेन कॉन्सेप्ट या मेन थीम होता है उससे। मेन मकसद क्या होता है कि रीडर का इंटरेस्ट और स्पेंस डेवलप हो। लग तो ऐसे रहा होता है कि द स्टोरी जो होती है वो पूरी की पूरी डिविएट कर गई है मेन प्लॉट से, लेकिन ऐसा नहीं होता। एट द एंड जो होता है वो जितने भी ये डाइग्रेशंस होती हैं आपस में इंटरलिंक्ड हो जाती हैं और एट द एंड उसका जो है इनिशियल जो हमारा जहाँ से नावल स्टार्ट होता है उसके साथ आपस में लिंक जुड़ते हैं। आप कह सकते हैं डिफरेंट पीसेस को जोड़ दिया जाता है। इसी तरीके से इसकी एक और एग्जांपल ये है कि इसके अंदर एक कॉमिक एपिक इन प्रोज के तौर पर हम कह सकते हैं कि जोसेफ एंड्रयू को नावल को हम ले सकते हैं। आपको पता है कि एपिक जो होती थी उस टाइम के अंदर एक ऐसी स्टाइल को कहते थे जिसके अंदर लॉन्ग नरेशन क्रिएट की जाती थी, बम्बास्टिक लैंग्वेज का इस्तेमाल किया था, ग्रैंड स्टाइल होता था और एक्सपीडिशन ने एडवेंचर ऑफ हीरो को इस तरह दिखाया जाता था जो एमिनेंट फिगर होता था, किंग होता था या फिर कोई नाइट होता था और एक ख़ास अरिस्टोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग करता था हीरो। लेकिन यहाँ पे जो था इसने मोक हीरो स्टाइल है उसको अडॉप्ट किया।
जिसके अंदर वो डिफरेंट जो करेक्टर्स के थ्रू एक तरह से कॉमेडी क्रिएट करता है। कॉमेडी में भी मुख्तलिफ टाइप्स की कॉमेडी इस्तेमाल की है, जैसे जो एक तो आप कॉमेडी जो नॉर्मली एक पैरोडी टाइप होती है कॉमेडी, लेकिन यहाँ पे उसने जो है आयरनी और सटायर को साथ साथ लेकर उसने जो है कॉमिक स्टाइल को अडॉप्ट किया इन प्रोज के अंदर। मेन मकसद ये था कि आप जो है इंटरेस्ट को डेवलप करें अपने रीडर के, और उसके साथ साथ मोरल लेसन भी लें। डाइग्रेशन में आप देखेंगे हर डाइग्रेशन के एंड पे आपको कोई ना कोई मोरल लेसन मिलेगा। सो जोसेफ एंड्रयू बाय द हेनरी फील्डिंग इज़ अ कॉमिक एंड ट्विस्टिंग नरेशन ऑफ अर्ली नावल, जिसमें मुख्तलिफ करेक्टर्स के थ्रू इसने कॉमिक्स और कॉमेडी क्रिएट करने की कोशिश की है। इसके साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगी, मुख्तलिफ जो एक्सपीडिशंस हैं, जो एडवेंचर्स हैं बाय रोड उसने किए मुख्तलिफ इन के अंदर, जैसे मिस्टर एंड मिसेस जो थे टू वाउस का इन था, फिर सेकंड इन के अंदर वो गेते जाते हैं। इसी तरीके से रास्ते के अंदर मुख्तलिफ लोगों के साथ इनकाउंटर होता है, जैसे कि लॉयर के साथ उनका इनकाउंटर होता है, फिर ग्रीगरेशियस स्क्वेयर के साथ होता है, स्पोर्ट्समैन के साथ होते हैं, पैडलर्स के साथ होते हैं। उसको साथ साथ उसने मुख्तलिफ जो है कॉमेडी की टेक्निक्स के थ्रू उसको रिप्रेजेंट किया है। और नमिंग टेक्निक के हवाले से मैं आपको बताना चाहूँगी, हर करेक्टर जैसे कि जोसेफ एंड्रयू है तो उसको रिप्रेजेंट किया उसने यंग से, हैंडसम से, वर्चुअस पर्सन से। इस तरह पार्सन अब्राहम एडम है तो ऐसे क्लर्जी मैन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है जो कि वर्चुअस है, और जिसने जो जोसेफ एंड्रयू की तरबियत करने में अहम रोल किरदार अदा किया, उसके अंदर मोरालिटी को डेवलप करने में, जस्टिटी को डेवलप करने में और इंटेलेक्चुअल डेवलप करने में। ऑल्दो कि वो चाहता था कि जोसेफ एंड्रयू जो है लेटन का भी कोर्स करे, ठीक है, लेकिन हुआ ये कि जो बूबी पैरिश कंट्री से वो मूव करके लंदन की तरफ चलेगी, जो बूबी फैमिली थी। इसी तरीके से अगर मिस्टर और मिसेस जो है जो थॉमस बूबी है, उनके मेन कैरेक्टर जो कि मास्टर्स थे, मास्टर और मिस्ट्रेस थे जोसेफ एंड्रयू के। इसी तरीके से उनकी एक जो हाउस होल्ड मेड थी जिसका नाम था मिसेस स्लिप्सलॉप, जो कि आप कैसे ऐसी लस्टफुल वुमेन थी, जो कि जोसेफ एंड्रयू की तरफ सिडक्शन के लिए मुख्तलिफ अटैम्प्ट उसने भी की थी, जैसा कि लेडी बूबी ने किया, जो कि एक ऐसा करेक्टर था जो कि एक लस्टफुल था, इगोटिज़म का करेक्टर था, एक वेल्दी वुमेन थी, विडो थी, क्योंकि कुछ अरसे बाद जब मिस्टर जो सर थॉमस बूबी थे, उन्होंने जब जोसेफ एंड्रयू को अपने घर मुलाजमत दी एज अ फुटमैन के तौर पर, तो हुआ ऐसे कि उसके साथ साथ जो एडम पार्सन था उसको भी उसे ऑफ़र की कि एज अ क्लर्जी लिविंग के तौर पर उसे प्रमोट किया जाएगा अगर वो पार्लियामेंट के इलेक्शन में सर थॉमस बूबी की हेल्प आउट करता है। लेकिन कुछ एक है, लेकिन ऐसा हुआ कि सर जो थॉमस थे उनकी डेथ हो गई, और फिर ये जो फैमिली है जिसमें मिसेस जो थी बूबी थी, वो और इसी तरह मुख्तलिफ जो करेक्टर्स हैं इनका जो है जोसेफ एंड्रयू प्रोटैगनिस्ट के साथ एटीट्यूड बिहेवियर सारा का सारा डिपिक्ट करता है। किस ये बेसिकली हेनरी फील्डिंग ये रिप्रेजेंट करता है हमारी सोसाइटी, जो ह्यूमन बींग्स का नॉर्मल बिहेवियर होता है, रेलिवेंट नेचुरल जो एक लस्ट की डिज़ायर, इसी तरह फिकलनेस ऑफ बिहेवियर को रिप्रेजेंट करते हैं इन ह्यूमन ट्रीटमेंट को, जिसमें मुख्तलिफ करेक्टर हैं, जैसे प्रिस्ट का करेक्टर है जो कि ऐसा करेक्टर था। प्रिस्ट जो होता है जैसे बर्नबास था और ट्यूलिबर था, ऐसे दो करेक्टर्स थे पार्सन्स क्लर्जी मैंस थे जिनको रिप्रेजेंट करना चाहिए था कि वो सिंपथेटिक होते और चैरिटी और खुदा से डरने वाले होते, इस किस्म के करेक्टर। लेकिन उन्होंने एक तरह से इन ह्यूमन ट्रीटमेंट विद अदर ह्यूमन ट्रीटमेंट को रिप्रेजेंट किया, उनके करप्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसके अलावा वेनिटी, मुख्तलिफ हिपोक्रेसी और आप कह सकते हैं कैलस करेक्टर्स थे। और इसी तरीके से जो सार्ज जो था मुख्तलिफ करेक्टर्स, जब वो जोसेफ एंड्रयू जो था मिस्टर एंड मिसेस टू वाउस के इनके अंदर था, तो सर जो डॉक्टर जो आता है सर्जन जो होता है उस वक्त वो उसको
ट्रीटमेंट करने की बजाय वो कंसिडर करता है कि ये एज अ फुटमैन इतना वर्दी ही नहीं है कि वो इसको ट्रीट करे। और फिर उसके बाद उसे कह देता है कि आप बेहतर ये है कि इसकी आखिरी रस्मात अदा करने के लिए आप किसी पार्सन को बुलाएं। तो इसी तरीके से वो जो डॉक्टर है, जो सर्जन है, वो रिप्रेजेंट कर रहा था, होना तो ये चाहता कि वो हील करता उसकी उसके जोसेफ एंड्रयू के ज़ख्मों को, और सिंपथी दिखाता और अपने प्रोफेशन के साथ ड्यूटीफुल होता और लॉयल होता। लेकिन उसके निस्बत उसने एज अ फुटमैन के जो जोसेफ एंड्रयू था उसको ट्रीटमेंट करने से इनकार किया। इसी तरीके से जो दूसरा जो नेक्स्ट डे जब बैटी जो कि चैम्बर मेड थी, जो कि शुरू में बहुत ऐसा करेक्टर था जो कि रिप्रेजेंट कर रहा था कि शी इज़ वेरी कंसर्निंग अबाउट द जोसेफ एंड्रयू, और सिंपैथेटिक करेक्टर है जो कि इनके अंदर के अंदर जो इतना भी ट्रीटमेंट था जोसेफ एंड्रयू का और उसकी देखभाल वो करती रही। और लेकिन एट द एंड प्रूफ ये हुआ कि वो भी जो थी जोसेफ एंड्रयू की तरफ अट्रैक्ट हुई थी अपने लस्टी बिहेवियर की वजह से। और इसी तरह जो नेक्स्ट डे जब पार्सन बर्नबास को बुलाया जाता है इनके अंदर, तो वो उसको कहता है कि वो अपने इंस्टेड ऑफ के उसे हौसला देने की बजाय उसकी जोसेफ एंड्रयू की क्रिटिकल कंडीशन की वजह से, क्योंकि जो रफियंस थे उन्होंने जब जोसेफ एंड्रयू वॉज इन द वे टू मीट फैनी गुडविल, उसे रास्ते में लंदन से जब वो मूव कर रहा था, और जो थी मिसेस थॉमस बूबी थी, उन्होंने उसे डिसमिस कर दिया था, क्योंकि वो जो थी उन्होंने कई दफ़ा अटैम्प्ट की थी जोसेफ एंड्रयू को, लेकिन जोसेफ एंड्रयू ने अपनी चस्टिटी की वजह से जो मिसेस बूबी थी उनको रिजेक्ट कर दिया, और उसे ह्यूमिलेट फील हुआ, जिसकी वजह से उसने उसे मुलाजमत से निकाल दिया। अब मुलाजमत से निकाल दिया और उसे जो उसकी वेजेस थी वो भी कर दी गई। जो स्टीवर्ट था, द पीटर पाउंड्स ऐसा करेक्टर था जो कि एक माइजर करेक्टर था, और अक्सर जो था लैंड कर रहा था मनी दूसरे एम्प्लॉयज़ से। ठीक है, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि वेनिटी शो शाह को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो उसके थ्रू जो है पेमेंट कर दी गई जोसेफ एंड्रयू को, और वो इस डिसमिस के बाद वो रास्ते के अंदर जो है फैनी गुडविल से मिल लंदन से जो थी जो बूबी पैरिश की तरफ आ रहा होता है, रास्ते में रफिन के अटैक की वजह से उससे तमाम पैसे छीन लिए जाते हैं, और उसे बुरी तरीके से मारा पीटा जाता है और उसे डिच में फेंक दिया गया था। तो वो सारी जो सिचुएशन है रिप्रेजेंट करती है कि हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत से ऐसे करेक्टर्स हैं, दे आर लुकिंग लाइक द ह्यूमन बीइंग, बट अगर बीनीथ द सरफेस देखें तो दे आर बेसिकली दे आर सेल्फिश पीपल, दे आर हिपोक्रेट। एंड जैसे कि जो था डॉक्टर था, सर्जन था, उसका बिहेवियर, जो प्रिस्ट था उसका, बर्नबास उसका बिहेवियर, ये वो सारे थे जो कि ऐसी सोसाइटी जो मुख्तलिफ क्लासेस में डिवाइड थी, जिसने क्राइटेरिया जो है ह्यूमन बींग्स के वैल्यूएबल होने का ये रखा था इफ़ दे आर वेल्दी एंड रिच पीपल। जैसे कि लेडी बूबी जो कि एक वेल्दी विडो थी, और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा लस्टफुल वुमेन थी, और रिप्रेजेंट कर रही थी अपर क्लास को, जो अपर क्लास ऐसी अपर क्लास जो कि वैनिटी का शिकार थी, और हर हर इंसान को और हर बंदे को कमतर कंसिडर करती थी। सो अगर हम इन सब करेक्टर्स को, नेमिंग टेक्निक को देखें, तो हेनरी फील्डिंग ने हर करेक्टर को बहुत ही खूबसूरती के साथ पोर्ट्रे किया और उसे एक ख़ास नेम दिया जो कि उसकी पूरे के पूरा एनालिसिस हमें प्रोवाइड करता है। इसी तरह जोसेफ एंड्रयू को अगर देखते हैं, हैंडसम है, चस्टिटी है, मेलोडियस पर्सन था, सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़्यादा था उस बंदे के अंदर। ऐसा बंदा था जो डिवोटेड था और अपनी जो चाइल्डहुड जो फियोन्सी थी फैनी गुडविल से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। यही वजह कि जब लेडी बूबी जो है मुख्तलिफ औकात में जब उस पर सिलेक्शन की कोशिश करती रही, तो बेसिकली उसने जो है उसके बाद जो है अपनी जो सिस्टर पमीला जो थी, जो कि ऐसा करेक्टर है जो कि जो आप बोरो किया गया था सैमुअल रिचर्डसन के नावल पमीला से, उसको लिखा, लेटर भी लिखा। और इसी तरीके से पमीला के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी कि पमीला एक ऐसा करेक्टर था जो मिस्टर एंड मिसेस थॉमस जो बूबी थे उसके नेफ्यू के साथ शादी हुई थी। स्टार्ट में ऐसा होता है कि पमीला जो होती है बेसिकली शी वाज अ सर्वेंट, ब्यूटीफुल और बड़े ही रिजर्व्ड पर्सनालिटी की लेडी होती है, लेकिन वो इम्प्रेस होके जब मिस्टर बूबी जो उनका भतीजा होता है
वो उससे शादी कर लेता है, उससे उसकी चेस्टिटी से इम्प्रेस होकर। इसके अलावा आप दूसरे करेक्टर्स को देखें, मिस्टर एंड मिसिस टो वाउस हैं जो कि इन कीपर हैं, और मिस्टर टो वाउस जो हैं स्टार्ट में जब उसकी कंडीशन जोसेफ एंड्री को देखते हैं तो अपनी शर्ट भी बोरो करके देना चाहते हैं, लेकिन एट द एंड क्या होता है कि जो बेटी उनकी जो मेड्स चैम्बर मेड होती है वो और मिस्टर टू वॉइस जो थे दोनों के दोनों जो है बेड पर जो है फाइंड आउट होते हैं। तो ये बेसिकली करेक्टर्स की आप कह सकते हैं करेक्टर एनालिसिस भी साथ साथ हेनरी फील्डिंग दे रहा है, सटायर भी यूज़ कर रहा है, आयरनी का इस्तेमाल कर रहा है, और साथ मोक हीरोइक स्टाइल को अडॉप्ट करके एक तरह से मोरालिटी को फोकस करना चाह रहा है। इसी तरह स्क्वेयर ऑफ फूल्स है, या फिर स्केयर ऑफ फॉल्स प्रोमिसेस, ऐसा बंदा जो कि स्टार्ट में ये कहता है कि मैं हर किस्म की हॉस्पिटैलिटी का मुजाहरा करता है, और हर किस्म की जो है ना हॉस्पिटैलिटी का मुजाहरा करता है हर वक्त, कोई इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम ही विल हेल्प आउट हिम, बट एट द टाइम ऑफ द हेल्प ही डिसअपेयर्ड। तो जब वो डिस्कस करता है बाकी करेक्टर्स के साथ, देन दे विल टोल्ड दैट कि ही वाज सच काइंड ऑफ करेक्टर हु वाज फेमस फॉर हिज फॉल्स प्रोमिसेस। इसी तरह ये मिसिस ग्रेव एयर्स हैं, ठीक है, इनका एक करेक्टर्स है। और इसी तरह जो अगर हम फिजिकल ह्यूमर के बारे में बात करें जो हेनरी फील्डिंग ने अपने नावल के अंदर इस्तेमाल किया है, ड्यू टू द एब्सर्ड और रेडिकुलस एस्पेक्ट्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं। जब फिजिकल ह्यूमर को इस्तेमाल कर रहा होता है राइटर, तो बेसिकली इंटरेस्ट के साथ साथ वो बेसिकली मोरालिटी और लेसन भी क्रिएट करना चाह रहा होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट जो कॉमेडी का इस्तेमाल किया वो स्लैपस्टिक कॉमेडी है। अगर आप इसको देखें तो आपने चार्ली चैपलिन का स्टाइल देखा होगा, स्टिक को पकड़ के वो विदाउट डिलीवरिंग एनी डायलॉग अपने एक्शंस के थ्रू उसे डिलीवर कर रहा होता है। तो ये दो मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं जिसको हेनरी फील्डिंग ने अपने नावल के अंदर इस्तेमाल किया है। यहाँ पे मैं डायग्रेशन के हवाले से डिस्कस करूँगी। यहाँ मुख्तलिफ डायग्रेशंस का इस्तेमाल किया गया है, और पहले बता चुकी हूँ डायग्रेशन का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि जो रीडर का इंटरेस्ट जो है डेवलप रहे अब पूरी स्टोरी के अंदर। इसके अंदर जो एक डायग्रेशन इस्तेमाल की गई, फर्स्ट वन जिसके बारे में डिस्कस करना चाहूँगी वो है ट्रेजिक और लव स्टोरी ऑफ लिनोरा एंड हिज एंड हर लवर, जो था होरेशियो था, जो कि उसका फियांसी था और एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। लेकिन एक तीसरा करैक्टर जो होता है वो डेवलप हो जाता है, और दैट इज़ बेलरमाइन, जो कि एक रिच वेल्दी पर्सन होता है, ठीक है। और जो लिनोरा की जो आंट होती है, वो बेसिकली उसे इनकरेज करती है कि वो जो है होरेशियो जो कि एक हार्ड वर्किंग लॉयर होता है उसको छोड़ के एक वेल्दी पर्सनैलिटी जो बेलरमाइन है उसके साथ शादी कर ले। एक्चुअली बेलरमाइन जो होता है ही वॉज अ ग्रीडी पर्सनालिटी, और जो कि लिनोरा की दौलत हासिल करने के लिए उसे शादी करना चाहता है। लेकिन जब उसका जो बाप होता है हु वाज आल्सो द माइजर पर्सनालिटी, तो वो क्या करता है कि जब वो डाउरी नहीं मिलती तो वो जो है इसे रिजेक्ट कर देता है, लिनोरा से शादी करने से इनकार करता है। इसी तरह जो लिनोरा होती है वो दोनों जो सूटर्स होते हैं उसको लॉस्ट कर देती है। इसी तरह मोरल लेसन वो ये देना चाह रहा है कि ह्यूमन बींग्स जो है द वीमेन आर concerned about the financial status and the wealth instead of the character of the person like Horatio। और इसी तरीके से हमें हमारी जो सोसाइटी का म्यार है लोगों को मैयर जज करने का, ठीक है, वो रिप्रेजेंट करता है। सेकंड जो डायग्रेशन जो डिस्कस करना चाहूँगी जिसमें रेड हरिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया गया, ऐसी टेक्निक जिसमें जो एक्सपोजिशन होती है जो प्लॉट के अंदर डेवलप की जा रही होती है, थोड़ा सा जो आउटकम होता है उसे डिविएट कर दिया जाता है, और फिर एट द एंड जो होता है आउटकम जो होता है, जो इस डाइग्रेशन का फ़ायदा ये होता है कि इसके साथ भी जो बहुत से स्पेंस और जो ट्रुथ होते हैं वो रेलिवेंट होते हैं, ठीक है। जिस तरह कि मिस्टर विल्सन एक ऐसे डाइग्रेशन है जिसमें मिस्टर विल्सन जो कि एट द एंड ऑफ द नॉवल अपीयर होते हैं कि हेनरी फील्डिंग ने से रिप्रेजेंट किया ऐसा करेक्टर जिसका जब इनकाउंटर होता है और वो अपनी ही स्टोरी सुना रहा होता है। तो जब स्टोरी सुना रहा होता है तो उसमें ये बताता है कि किस तरीके से जो है आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर ही बिकेम द हैबिचुअल ऑफ द बैड थिंग्स लाइक गैम्बलिंग में अब इन्वॉल्व हो जाता है, डेट्स ले लेता है, और एट द एंड अनएबल टू पे द
द बिल्स। तो क्या होता है, ही हैड टू गो इन द प्रिजन। और उसके बाद जो है एट द टाइम वो उस वक्त एक लॉटरी की जो टिकट होता है वो परचेज करता है, जो कि 3000 पाउंड की बाद में जो है प्राइज़ निकलता है। ठीक है। और जो लॉटरी टिकट होता है, जब उसके पास खाने को कुछ नहीं होता, तो एक बेकर्स का जो मालिक होता है, उसको वो टिकट दे के और उससे ब्रेड लेता है। लेटर ऑन ऐसा होता है कि जो लॉटरी का टिकट होता है वो निकल आता है, उसकी जो बेटी होती है, जो हैटी होती है, वो जब उसको 3000 पाउंड का जो निकलता है इनाम, उसको जब मिस्टर विल्सन को जेल में जाकर उसके डेट्स को क्लियर करती है और वो इम्प्रेस होकर उसके साथ शादी कर लेता है। इसके अलावा मिस्टर विल्सन एक और इम्पॉर्टेंट बात बताता है कि एक जिप्सी वुमेन थी जो कि उसके बेटे को किडनैप करके ले जाती है, और उसके जो बेटा होता है उसके चेस्ट पर एक स्ट्रॉबेरी का मार्क होता है। और ये वो ऐसी चीज़ें थी, वो बताता है कि इस तरीके से दे फॉलो इन लव विद ईच अदर, और एट द एंड शादी करते हैं और अब हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये कि अभी तक वो अपने उस लॉस्ट बेटे को नहीं भूले। थर्ड वन है लिनॉयड एंड हिज फ्रेंड पाउल डेग्रेशन। ये तीसरा डेग्रेशन है जो कि जिसके अंदर एक पूरी स्टोरी है, जिसमें लिनॉयड जो है एंड पॉल जो है दे आर चाइल्डहुड फ्रेंड्स। अब पॉल जो है ही इज़ अ आर्मी फ्रेंड ऑफ लिनॉयड। अब लिनॉयड और उसकी जो वाइफ होते हैं, दे ऑलवेज फाइटिंग विद ईच अदर, उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। पॉल जो होता है व्हेन ही केम टू देयर हाउस, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग द गुड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम, वो दोनों को इस बात का यकीन दिलाना कि दोनों दे आर एट द राइट पॉइंट, और राइट पॉइंट होने के अलावा जो है मज़ीद कम्प्लिकेशन उनके रिलेशनशिप को में क्रिएट करके उनकी फ़ाइट को इंक्रीज़ करता है। तो एट द एंड वो जो है राइटर आपको ये लेसन देना चाहता है, मोरल लेसन, वी शुड नॉट लिसन टू द अदर पीपल विदाउट एनी एविडेंस, कि हम जो सुनी सुनाई बात है उस पर बिलीव कर लें और उसके बाद जो है उस पर अमल कर लें और अपने रिलेशनशिप को सारा का सारा डिस्ट्रॉय कर दें। ये तीसरा डाइग्रेशन था, और तीनों डाइग्रेशन में किसी न किसी तरीके से उसने अपने जो है डाइग्रेशन के थ्रू रीडर का इंटरेस्ट डेवलप करने की कोशिश की है। इसी तरीके से अब नरेटिव जो टेक्निक है उसको हवाले से मुख्तलिफ जो कॉमेडीज़ में आपको बता रही थी, उसमें मोक हीरोइक कॉमेडी थी जिसे ब्लड शेड वॉर भी कहते हैं। जब पार्सन एडम होता है इनके अंदर, उसकी फ़ाइट होती है इनकीपर की वाइफ, इनकीपर के साथ, और उसकी जो वाइफ होती है वो एक हॉक के ब्लड से भरी हुई जो बॉल होता है उसको पूरा पूरा उसके ऊपर गिरा देती है, तो ऊपर से लेकर नीचे तक वो ब्लड में पूरा का पूरा डूबा होता है। और फिर ये जो डाइग्रेशन है ये भी एक टाइप्स की कॉमेडी क्रिएट करती है। जिस तरह के जो एपिक में होता था ना कि ब्लड शेड का इस्तेमाल किया जाता है, तो ब्लड शेड वॉर, तो यहाँ पे एक तरह से मोक हीरोइक स्टाइल को अडॉप्ट करके उसने करेक्टर के अंदर एक तरह से कॉमेडी भी क्रिएट करने की कोशिश किया थ्रू द ब्लड शेड वॉर के थ्रू। फिजिकल ह्यूमर के हवाले से जब ब्यू जी डेपर जो होता है एंटर होता है मिसेस स्लिप्सलॉप। अब मिसेस स्लिप्सलॉप होती है ना, उनकी प्रेजेंटेशन कुछ इस तरह होती है कि उनकी मतलब पहले तो ये सिडक्शन करने की कोशिश करती हैं जोसेफ एंड्रयू को, लेकिन जोसेफ एंड्रयू जो है वो एक आप कह सकते हैं कि ऐसी पर्सनैलिटी होता है जो कि अपने चस्टिटी की हिफाजत करता है। ठीक है। तो वो नाकाम हो जाते हैं। तो मिसेस स्लिप्सलॉप जो होती हैं, ऐसा होता है कि जो पार्सन एडम होता है बाय मिस्टेक जो होता है दोनों एक मिसेस अब तीन इसमें फिजिकल ह्यूमर के अंदर तीन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, एक पार्सन एडम है, मिसेस स्लिप्सलॉप, और तीसरा जो है ब्यू डी डेपर्स का करेक्टर है। अब ऐसा होता है मिसेस स्लिप जो स्लॉप होती है वो बाय मिस्टेक उनके रूम के अंदर जो है जो डी डेपर होता है वो एंटर हो जाता है, और पार्सन एडम जो होता है इन द ब्यू डी डेपर के अंदर रूम के अंदर एंटर हो जाता है। और फिर ऐसा होता है कि वो जो मिसेस स्लिप्सलॉप को होल्ड करता है एज अ अटैकर की तरफ से, क्योंकि उनके कुछ मैक्सिमम फीचर्स की वजह से वो आदमियों की शक्ल की नज़र आती हैं, और उनको पंच आउट करता है बहुत बुरी तरीके से। और इस तरीके से जब बाद में मिसेस बूबी जो अराइव होती है कैंडल लेके, तो पता चलता है ये तो मिसेस स्लिप्सलॉप है। इस तरह ये मुख्तलिफ करैक्टर हैं जिसमें से एरनी का भी इस्तेमाल करता है, सटायर का भी, फिजिकल जो ह्यूमर है वो भी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा होता है। इसी तरीके से हम मुख्तलिफ करैक्टर्स का एनालिसिस भी इसके साथ साथ पढ़ेंगे। जो सबसे पहला करैक्टर है
जिसको मैं डिस्कस करना चाहूँगी वो है जोसेफ एंड्रयू। जोसेफ एंड्रयू ऐसे करेक्टर है, फुटमैन है, हैंडसम है, चस्टिटी उसके अंदर है, ठीक है। और उसके अंदर जो है पार्सन एडम ने इंटेलेक्चुअल और मोरालिटी डेवलप की है, कल्टीवेट की है। और मेलोडियस है, सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़्यादा है, ठीक है, हाई मॉरल स्टैंडर्ड है, और है सम एजुकेशन और हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करता है। लेकिन फिजिकली ही इज़ वेरी अट्रैक्टिव एंड डिवोटेड पर्सनैलिटी। जो सेकंड करेक्टर है वो है फैनी गुडविल, जो कि स्वीट हार्ट है चाइल्डहुड जोसेफ एंड्रयू की। ही शी इज़ अ ब्यूटीफुल रिजर्व मिल्क मेड और बिलीव टू बी अ ऑर्फन। और जो मुख्तलिफ आदमी जो हैं, जैसे स्क्वेयर इवल स्क्वेयर जो है उस पर, और मुख्तलिफ लोग जो हैं उस पर उसको जो है किडनैप करने की कोशिश करते हैं और अबडक्शन करने की कोशिश करते हैं, वो किस तरीके से वो एंड्यूर करती है सारी चीज़ों की। और शी लॉस द जॉब जब उसे पता चलता है कि रफियन ने अटैक किया जोसेफ एंड्रयू से, तो वो उसकी तलाश में निकल खड़ी होती है। सेकंड जो करेक्टर है वो है पार्सन एडम, जिसका पूरा नाम है मिस्टर अब्राहम एडम। ऐसा पर्सन है जो बड़ा ही अपराइट है, ठीक है, मजहबी माइंडेड है, और बहुत ज़्यादा रिलीजियस पर्सनैलिटी होने की वजह से मोरालिटी का बहुत ज़्यादा है, अपराइट है, लेकिन एब्सेंट माइंडेड है। अक्सर ऐसा होता है जैसे कि जब वो इनसे बाहर निकलता है तो अपना हॉर्स जो है भूल जाता है, और ख़ुद ही अकेला ही वॉक करना स्टार्ट कर देता है, और ये भूल जाता है कि वो तो हॉर्स में आया था, तो उसके पास तो हॉर्स था, लेकिन ट्रैवलिंग जो है वो ऑन फुट करना स्टार्ट कर देता है। इसी तरह आप कह सकते हैं ही आल्सो सपोर्टेड द जोसेफ एंड्रयू टू मैरी द फैनी गुडविल। फिर दूसरा जो करेक्टर है मिसेस पार्सन एडम, जो कि इसकी वाइफ है। अब मिस्टर और मिसेस अब्राहम एडम के 6 बच्चे हैं, ठीक है। और मिसेस एडम जो है अप्रिशिएट करती हैं लविंग नेचर ऑफ हर हस्बैंड, लेकिन प्रॉन टू द नैगिंग, कंप्लेनिंग पर्सनैलिटी हर चीज़ के। कुछ लोग होते हैं हर कभी भी शुक्र अदा नहीं करते और हर वक्त कंप्लेन ही करते हैं, इस किस्म की उनकी पर्सनैलिटी थी। फिर इसके बाद डिक एडमसन है, ये ऐसा पर्सन है ये जो कि सन है मिस्टर एंड मिसेस अब्राहम एडम का। और ये बंदा था जिसने स्टोरी जो डाइग्रेशन था ना लेनॉइड का और पॉल फ्रेंड उसके फ्रेंड का, उसने ये सारी स्टोरी उसके हवाले से उसने बयान की थी। और इसके अलावा इसने यही वो बंदा था जो पैडलर था, जो पास से गुजरा था, और पैडलर ने इसको बचाया था, डिक एडम ही था, अब्राहम एडम ही था जो कि रिवर के अंदर डूब गया था, जिसे पैडलर ने बचाया था। इसके बाद है बैटी का करेक्टर है। बैटी आपको बता चैम्बर मेड है मिस्टर एंड मिसेस टू वाउस की, ठीक है। और एक लस्टफुल वुमेन है, और इनिशियली पॉजिटिव करेक्टर था, एट द एंड जब उसे जोसेफ एंड्रयू को सिलेक्शन में नाकाम हो जाती है तो वो नेगेटिव करेक्टर में कन्वर्ट होती है। मीन ऐसा ये पूरा नावल है जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द करेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव करेक्टर्स की तरफ, उनके करेक्टर्स किस तरीके से उनके अंदर चेंजेस मुख्तलिफ इवेंट्स और सिचुएशंस ने चेंज क्रिएट किए। और एट द एंड वो चैम्बर मेड जो है जो अपने मालिक था मिस्टर टोटवाइज, उनके बेड पर फाउंड होती है। मिस्टर बर्नाबास वो जो कि मिस्टर टो और मिसेस टोटवाइज के जो इन होता है उसके अंदर जो बेटी जो जब उसे कॉल कर रही होती है, जो डॉक्टर इसके बाद जो है इस तरह जो मिस्टर मिसेस टू वाउस है, उनके जो इन था उनके अंदर मुख्तलिफ करेक्टर्स ने इनकाउंटर किया। मिस्टर मिसेस टू वाउस, बेटी चैम्बर मेड, और इस तरह डॉक्टर जो सर्जन था वो उसका इनह्यूमन और बिहेवियर विदाउट मेडिकेशन, वो कह देता है कि हिज सिचुएशन इज़ लुकिंग वेरी सीरियस और क्रिटिकल सिचुएशन में है, और एज अ फुटमैन के तौर पर उसे ट्रीट करने से फॉरबिडिंग कर देता है। इसी तरीके से नेक्स्ट जो इनकाउंटर होता है इसी इनके अंदर, वो नेक्स्ट डे जो होता है प्रिस्ट होता है, बर्नबास होता है, जो कि वो जो है इंस्टेड ऑफ बूस्टअप करने के जोसेफ एंड्रयू को उसकी जो इंजरीज वगैरह हुई होती हैं उसके अंदर हौसला देने की बजाय वो कहता है कि उसे अपना उसका आखिरी वक्त है, उसे अपने जो है ना अपने जितने भी गुनाह उस पर माफ़ी मांगनी चाहिए, और अपने गॉड के साथ अपना कनेक्शन डेवलप करने की कोशिश। एक बेसिकली वो ये दिखा रहे हैं किस तरीके से जो मुख्तलिफ करेक्टर्स हैं, मुख्तलिफ प्रोफेशंस हैं, किस तरीके से अपना जो सोसाइटी के अंदर जो स्टेटस कॉन्शियस पीपल हैं, जो वेल्दी पीपल हैं, किस तरीके से जो उनसे स्टेटस में लो हैं उनके साथ ट्रीट करते हैं फुटमैन को। इसी तरीके से यहाँ पे एक और क्लर्जी मैन का जो है जोसेफ एंड्रयू के साथ इनकाउंटर होता है, वो है पार्सन अब्राहम
एडम। यहाँ पे उससे जब मिलता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है उससे मिलके, और इस तरीके से वो बताता है अब्राहम पार्सन एडम के वो जो था वो बेसिकली लंदन जा रहा होता है और अपने जो उसने जो वॉल्यूम ऑफ सरमन्स होते हैं उसको पब्लिश करवाना चाह रहा होता है। तो जो जोसेफ एंडी होता है उसे देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि उसका टीचर भी होता है, क्योंकि उसने उसके अंदर मोरालिटी और इंटेलेक्चुअल जैसी खूबियाँ जो है कल्टीवेट की होती हैं। फिर वो उसे एज अ आप कह सकते हैं उसे मील्स वगैरह जो है ट्रीटमेंट करता है, उसे खाना वगैरह खिलाता है। उसके बाद यहाँ पे जो है मिस्टर जो बर्नाबास होता है वो जो है मिस्टर अब्राहम पार्सन जो कि एडम है, जो कि सरमन जो है वॉल्यूम ऑफ सरमन सेल आउट करना चाह रहा है लंदन, उसे मिलवाता है एक बुक सेलर के साथ। एक बुक सेलर होता है, वो कहता है ठीक है मैं तुम्हारी ना लंदन में जो पब्लिशिंग ट्रेड है वहाँ पे तुम्हारी जो वॉल्यूम ऑफ सरमन को पब्लिश करवा दूंगा। लेकिन वो इनकार कर देते हैं कि एज अ ऑथर के तौर पर। वो दरअसल उसकी मार्केटिंग नहीं करना चाह रहा होता पार्सन एडम की। इसी तरीके से जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि उसे उस टाइम के अंदर जब पार्सन एडम की मुलाकात जोसेफ एंड्रयू के साथ होती है खाने शाने खिलाते, उसके पास पैसे नहीं होते, तो वो क्या करता है कि अपने जो सरमन एज ए सिक्योरिटी के तौर पर मिस्टर मिसिस टोटवाइस के पास रखवा देता है। ठीक है, और इस तरीके से ये सारी की सारी जो जर्नी होती है वो मिस्टर और मिसिस टू वॉइस के इनके अंदर एक जो है एक फेज कंप्लीट हो जाता है। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट जो स्टेप होता है जो जो कि मूव रोड टू रोड ही की सारी जर्नी कंटिन्यू हो रही होती है। अब जो होते हैं वो पास ऑन करते हैं एक 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 पैडलर के पास से, और उससे जो है लोन ले लेते हैं। ठीक है, और लोन लेने के बाद जो जोसेफ एंड्रयू और जो एडम पार्सन होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि अपनी अपनी राह लें। अब एडम पार्सन जो उस टाइम के अंदर अपना घोड़ा लेकर भी आया होता है, लेकिन वो ऑफर कर देता है जोसेफ एंड्रयू कि तुम घोड़े पर बैठ जाओ, और खुद वो कोच के अंदर बैठ जाता है। अब यहाँ पे इन कोच में क्या होता है, वहाँ एक लेडी होती है जिसका नाम होता है जो होती है मिसेस ग्रेव एयर। वो अपने आप को प्रिटेंड करवाती है कि शी इज़ वेरी रिच पर्सनालिटी। हकीकत ये कि वो खुद सर्वेंट की एक बेटी होती है, लेकिन वो क्या करती है, वो ना जो जोसेफ एंड्रयू होता है उसे कोच के अंदर बैठने नहीं देती और कहती है कि ये लो स्टेटस है, हमें अलाउ नहीं करेंगे। एक तरह से जो सोसाइटी के अंदर मुख्तलिफ क्लास डिफरेंसेस है वो भी शो हो रहे हैं। इसी तरीके से वो जब फर्दर जब मूव ऑन होते हैं तो एक स्टोरी टेलर लेडी होती है कोच के अंदर। ठीक है, वो एक जो लिनोरा और जो था होरेशियो और बेलरमाइन की जो स्टोरी है वही सुनाती है, और सारी जो स्टोरी किस तरीके से सारी की सारी स्टोरी कि इस तरह लिनोरा ने जो है अपने फियांसी को छोड़ा और एक रिच आदमी की जो सूटर ढूंढने की कोशिश की, और एट द एंड वो भी लॉस्ट कर दिया। यहाँ एडम अलोन होता है, और अब क्या होता है कि वो इनकाउंटर अकेले ही चल रहा होता है। ठीक है, उसकी मुलाकात एक स्पोर्ट्समैन के साथ होती है। अब यहाँ पे स्पोर्टमैन के हवाले से मैं आपको बताना चाहूँगी कि स्पोर्टमैन जब वो चल रहा होता है तो स्पोर्टमैन से जब उसकी मुलाकात होती है तो उसने एक गन पकड़ी होती है और वो अपने आप को शो ऑफ करवा रहा होता है कि ही इज़ वेरी ब्रेव पर्सन। और लेकिन अचानक ही कहीं से पार्सन एडम को आवाज़ें आ रही होती हैं किसी औरत के चिल्लाने की, तो वो उस तरफ मुतवज्जो होता है, लेकिन उस टाइम जो स्पोर्ट्समैन होता है वो भाग खड़ा होता है अपनी बंदूक समेत। ठीक है, वो जहाँ देखता है और औरत को बचाने की कोशिश करता है, तो जब उसे अटैक उस औरत पर अकेली देखकर अटैक कर रहे होते हैं, बेसिकली यही फैनी गुडविल होती है, और इस तरीके से उसको बचाने की कोशिश करते हैं। यहाँ से फिर जो है ना फैनी गुडविल और पार्सन एडम इनका जो है उन लोगों के साथ इनकाउंटर होता है और लड़ाई झगड़ा स्टार्ट होता है। फिर एक यंग मैन का जो ग्रुप होता है वो आता है। ठीक है, और वो क्या करते हैं, फैनी गुडविल और पार्सन एडम को अक्यूज़ कर देते हैं कि दे आर इन्वॉल्व इन रोबरी। ठीक है, और इस तरीके से जो है इनको अक्यूज़ कर दिया जाता है। अब मिस्टर विल्सन और मिसिस विल्सन। ठीक है, मिस्टर विल्सन आपको बता दें रेल में जोसेफ एंड्रयू का जो होता है बाप जो होता है वो निकलता है, और डायग्रेशन में उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। इसी तरीके से जोसेफ एंड्रयू के अलावा जो उसकी वाइफ होती है जो हैरेड हेटी होती है, जो कि
बेकर्स की जो डॉटर होती है वो होती है मिसेस, और इसी तरह बुक सेलर जो होता है जो कि पार्सन बर्नबास का फ्रेंड होता है। और मिस्टर मिसेस पमीला एंड्रयू कौन लोग हैं? पमीला एंड्रयू आप बता चुके हैं, सैमुअल रिचर्डसन के जो नॉवेल्स है पमीला से उसे ड्राइव किया, और यहाँ पे वो रिप्रेजेंट करे जोसेफ एंड्रयू की सिस्टर। और जोसेफ एंड्रयू की जो सिस्टर है पमीला, ठीक है, ये इसका रियल ब्रदर नहीं है बेसिकली। जो मिस्टर एंड मिसेस एंड्रयू होते हैं उन्होंने इसे ब्रॉट अप किया होता है, जो जोसेफ एंड्रयू को इसे छोटी सी उम्र में मिलते हैं। लेकिन उनकी जो अपनी बेटी होती है ना फैनी गुडविल, 18 मंथ्स की होती है, वो जो है उनसे लॉस्ट हो जाती है। ठीक है, तो सो ये कुछ ऐसे सिनारियो हैं जिसमें मुख्तलिफ करेक्टर्स अपने बच्चों से दूर हैं। अब नेक्स्ट फेज के अंदर उनका इनकाउंटर होगा और इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें रिवील होना शुरू हो जाएंगी। अब यहाँ से जो है यंग मैन का जो ग्रुप है वो जस्टिस ऑफ पीस के पास ले जाता है फैनी गुडविल को, पार्सन एडम को, और जो विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन इनको जेल भेज देता है। लेकिन एक बाय स्टैंडर्ड होता है जो इनको पहचान लेता है कि पार्सन एडम जो है एक क्लर्जी मैन है और जेंटलमैन है। इस तरह वो गवाही देता है और उसकी गवाही पर इस पर जो है ना आज़ाद कर दिया जाता है। केस रिवर्स हो जाता है। फिर फैनी और पार्सन एडम मूव करते हैं नेक्स्ट सीन की तरफ। वहाँ इनकी मुलाकात जोसेफ एंड्रयू से होती है। जोसेफ एंड्रयू और फैनी गुडविल की रीयूनियन होता है, बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं। और इस तरीके से इन जब इनके अंदर वो स्टे करते हैं तो नेक्स्ट मॉर्निंग उन्हें पता चलता है एक बिल उनका वेट कर रहा है। अब उनके पास पार्सन एडम के पास तो पैसे होते नहीं, तो अब वो एक और पार्सन ट्रूलिबर के पास जाता है जो कि एक ग्रीडी एरिस्टोक्रेट पर्सन होता है, जो कि अपना कहने को तो वो एक पार्सन था, क्लर्जी मैन होता है, लेकिन हकीकत ये होती है कि वो एक ऐसा बंदा जो टेंडिंग द हॉक्स में इन्वॉल्व होता है, ठीक है, पिग्स वगैरह की ब्रॉटअप करने में, और सिर्फ संडे को ही वो आप कह सकते हैं क्लर्जी मैन का जो प्रोफेशन अडॉप्ट करता है। वो उसे इवन के 14 शिलिंग है वो भी देने से इनकार कर देता है। वो मायूस होकर निकलता है, वहाँ उसकी मुलाकात एक पैडलर से होती है रास्ते में। तो वो उसे सारी ट्रैवलर्स की कहानी सुनता है तो उसके लोन दे देता है। और फिर रास्ते में उसकी ग्रेग्रेशियस स्क्वेयर के साथ मुलाकात होती है। वहाँ पे वो बड़ी अपनी कोच के में बैठने की ऑफर करता है और उस हॉस्पिटैलिटी का मुजाहरा करता है। लेकिन जब वो उससे मदद लेने की कोशिश करता है तो इनकार करता है। और बाद में इनकीपर कहता है कि इसकी तो हिस्ट्री है, हिस्ट्री स्क्वेयर ऑफ द फॉल्स प्रोमिसेस के नाम से मशहूर है। उसके बाद रात हो जाती है। ये तीनों जो फैनी गुडविल, जोसेफ एंड्रयू और जो है पार्सन एडम साथ होते हैं। फिर रात में वो ये होता है कि जो विल्सन होते हैं, मिस्टर विल्सन के घर में उन्हें ना जो घर होता है उनमें वहाँ पे उन्हें ना एक स्पेक्ट्रिकल लाइट्स नज़र आती हैं। जो पार्सन एडम वो समझ रहा होता है कि ये गोस्ट हैं, वो गोस्ट नहीं होते बेसिकली। वो जो होते हैं वो चोर होते हैं जो शिप्स चलाने के लिए आए होते हैं। बाद में फाइंड द अकोमोडेशन एट द हाउस, तो फिर उसके बाद भाग जाते हैं और इस तरह उसके साथ स्टे करते हैं। इस तरह विल्सन अपने लॉस्ट बेटे एल्डेस्ट सन और हैरिट हार्टी वगैरह के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन बताता है। अब यहाँ से स्टोरी थोड़ी सी आगे मूव करती है। मॉर्निंग होती है, वो वहाँ से निकलते हैं और उसके बाद वो सफ़र कर रहे होते हैं बाय रोड। तो वहीं पे वो स्टे करते हैं रेस्ट करने के लिए और खाने शाने के लिए। तो वहाँ एक जो पैक ऑफ हंटिंग डॉग्स होता है उस पर अटैक कर देता है पार्सन एडम के ऊपर, और साथ साथ एक जो खरगोश होता है, डिफेंसलेस खरगोश, उसको उसके ऊपर तो हंटिंग डॉग्स जब इस पर हमला करते हैं और पार्सन एडम के ऊपर भी, तो इसी तरह वो काफ़ी ज़्यादा मतलब इंजर्ड हो जाता है और इस तरह जोसेफ एंड्रयू उसकी हेल्प आउट कर रहा होता है। और इसी तरीके से एक तरह से यहाँ पे भी उसने एक जो है ना कॉमेडी क्रिएट करने की कोशिश की है। और फिर नेक्स्ट जो इनकाउंटर होता है हंटर ऑफ मैन के साथ होता है। हंटर ऑफ मैन जो है ऐसा बंदा है, ठीक है, जो कि हंटिंग डॉग्स का मालिक होता है, मास्टर होता है। पहले तो उसे बड़ा गुस्सा आता है इन लोगों के ऊपर, ठीक है, कि इसके डॉग्स को नुकसान पहुंचा। लेकिन फैनी गुडविल को देख इसकी नीयत खराब हो जाती है और वो उन्हें ऑफर करता है डिनर की। वो डिनर के अंदर जो पार्सन एडम की जो है किसी न किसी तरह मॉकिंग करता रहता है और उसे बातें लगाता रहता है। तंग आके पार्सन एडम जो जोसेफ एंड्रयू फैनी को किचन से लेकर निकल जाता है। लेकिन वहां से जब निकलता है तो आप समझे एक नई एपिक बैटल का आगाज है। अब वो जो हंटर ऑफ मैन होता है वो फैनी गुडविल की अबडक्शन के लिए सर्वेंट भेजता है। तो इन जहाँ पे वो आराम कर रहे होते हैं, ठीक है, वहां से कंपेनियंस वगैरह के साथ मिलकर जो पार्सन एडम जोसेफ एंड्रयू को रस्सियों से बांध देते हैं, फैनी गुडविल की अबडक्शन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बाई चांस ये होते हैं कि लेडी बुबी के जो सर्वेंट्स होते हैं वो मिल्क मेड
फैनी गुडविल को पहचान लेते हैं, उसकी हेल्प आउट करते हैं। इस तरह वो बच जाती है फैनी गुडविल। और इस तरीके से वहाँ से बचने के बाद जो है वो जो आज़ाद होते, पीटर पाउंस होता है, पार्सन एडम के साथ कोच में बैठा होता है, लेकिन बड़े नॉक्शियस किस्म की पर्सनालिटी होता है, इंसल्ट करता है पार्सन को लेफ्ट करके। फिर जोसेफ एंड्रू के साथ ही बाय वॉक चलना शुरू कर देता है और फैनी जो होती है हॉर्स के ऊपर होती है। अब उसके बाद ये लोग जो है पहुंचते हैं बूबी पैरिश। बूबी पैरिश में जब पहुंचते हैं तो लेडी बूबी को भी पता लग जाता है, वो भी पहुंच जाती है। और संडे के अंदर अनाउंसमेंट होती है कि दोनों शादी करने वाले हैं। अब वो इस शादी को रोकने के लिए क्या करती है, पार्सन एडम से मदद मांगती है कि मैं बेगर्स को अपने घर इतना मिल्क मेड से शादी नहीं करने दे सकती, मैं पाल नहीं सकती। तो फिर ना, लेकिन जो पार्सन एडम इनकार कर देता है दोनों लवर्स को पार्ट करने के लिए कि जुदा ना हो जाए। तो अब उसे समझ नहीं आ रहा तो वो क्या करे। वो एक कहते हैं ना लीगल प्रिटेक्स क्रिएट करती है, एक लॉयर की हेल्प आउट लेती है, लॉयर ऑफ स्कॉट। ये भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है जो लेडी बूबी के कहने पर एक ऐसा लीगल आप कहते हैं शिक क्रिएट करता है ताकि इन दोनों की शादी ना हो सके। अब यहाँ पे मिस्टर बूबी जो है अपनी वाइफ फैमिला उसके साथ भी पहुँचते हैं, ठीक है। उससे भी वो कहती है कि मदद मांगती है इस शादी को रोकने के लिए। अब मिस्टर बूबी जो होते हैं, जो कि नेफ्यू हैं मिस्टर और मिसेस बूबी के, अब सर थॉमस बूबी के, तो वो जो है उसको अपनी बीवी से बड़ी मोहब्बत होती है, फामिला से। तो वो जो है कोशिश करता है कि किसी तरीके से सारी चीज़ें जो है जो पैचअप हो जाए। अब यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं, अचानक कि पार्सन एडम को पता चलता है कि डिक जो है ना, उसका जो बेटा एल्डस जो सन है वो जो है ड्रॉन कर गया। और लेकिन बाद में तो रोना शुरू कर देता, बाद में पता चला एक पैडलर होता है जिसने उसे लोन दिया, उसी ने उसके बेटे को बचाता है। अब इन सारी चीज़ों के बाद ऐसा होता है कि लेडी बूबी हर वो कोशिश करती है इस शादी को रुकवाने के लिए। और इस शादी को रुकवाने की कोशिश तो करती है, लेकिन अचानक ही पैडलर बताता है कि मिस्टर जो है उसे एकदम से मिस्टर विल्सन के बारे में याद आता है कि उसका बेटा लॉस्ट हो गया। और इसी तरीके से जो फैनी गुडविल है वो जो होती है वो मिस्टर मिसेस एंड्रयू की बेटी है। अब एक इशू ये भी क्रिएट होता है कि मिस्टर और मिसेस एंड्रयू की बेटी अगर फैनी गुडविल है, तो अभी जो एंड्रयू जोसेफ एंड्रयू उसको पता नहीं होता कि इसके रियल पेरेंट्स नहीं है। तो वो उसको कहते हैं ये सिबलिंग है और इस वजह से इनकी शादी नहीं हो सकती। लेडी बूबी जो है वो भी खुश होती है, चलो मिस्टर मिसेस एंड्रयू आएंगे तो सारी बात क्लियर होगी कि अब उसे ज़रूरत नहीं है ज़्यादा तरद्दुद करने की। अब इस सारे सिलसिले के अंदर जो है एक इम्पॉर्टेंट बात ये होती है, मिस्टर मिसेस एंड्रयू आते हैं तो वो बताते हैं कि जो जोसेफ एंड्रयू उनका रियल बेटा नहीं होता, उन्होंने ब्रॉटअप किया होता है। उनकी जो 18 माह की जो बेटी होती है वो जो होती है अबडक्टेड हो जाती है, उसकी जगह पे उन्हें ये मिलता है। जोसेफ एंड्रयू उसे एज बेटे के तौर पे वो ब्रॉटअप करते हैं। और फिर उन्हें पता चलता है कि फैनी जो गुडविल है वो जो है उनकी बेटी है। और इसी तरह ये राज खुलता है कि जिस तरह वो विल्सन जो बताता है कि विल्सन ने बताया होता है कि जो बेटा है उसके स्ट्रॉबेरी मार्क होता है चेस्ट पे, वो जोसेफ एंड्रयू को फाइंड आउट होता है। इस तरह पता चलता है दोनों की ये दोनों बहन भाई नहीं है। और इस तरीके से इन दोनों की जो है वेडिंग हो जाती है। ये ऐसा होता है कि ये लोग विल्सन के करीब आकर आबाद हो जाते हैं, ठीक है। और लेडी बूबी जो है वो दोबारा लंदन मूव कर जाती है वहाँ पे, ठीक है। और पार्सन एडम एज अ क्लर्जीमैन के तौर पर अपनी सर्विसेज जो है वो सर्व करता है। सो इट्स ऑल अबाउट दिस प्रोमिनेंट करेक्टर्स ऑफ द जोसेफ एंड्रयू। और हर एक करेक्टर को उसने बहुत ही खूबसूरती के साथ पोर्ट्रे किया सोसाइटी के आप कह सकते हैं जो ग्रे एरियाज हैं, ग्रीडी बिहेवियर और इनह्यूमन ट्रीटमेंट, सेल्फिशनेस, वैनिटी, कैलस, विशियस, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं सोसाइटी की वो डिपिक्ट की हैं, ठीक है। स्क्वेयर का मुख्तलिफ करेक्टर्स और इसी तरीके से पोएट, डॉक्टर्स हैं, प्रिस्ट हैं, ठीक है। और ब्यू डी डेपर्स जो था वो भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है जो कि मेहमान बन के लेडी बूबी के घर आता है। और बेसिकली इसका पर्पस क्या होता है, वो क्या करना चाह रहा होता है, सेक्चुअली जो है उसकी जो फैनी गुडविल होती है उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा होता है। अब वो जब उसी के साथ साथ उसका सर्वेंट भी ये कोशिश कर रहा होता है
वो सक्सीड नहीं होता तो सर्वेंट कोशिश करता है और किसी ना किसी तरीके से जोसेफ एंड्रयू से बचा लेता है। अब एक कॉमेडी सी यहाँ क्रिएट उसने मॉक हीरोइक एलिमेंट क्रिएट किया है कि ब्यूटी डिपर्स होता है, बाई चांस जो है वो मूव कर जाता है मिसेस स्लिपस्लॉप के कमरे में, ठीक है, फैनी गुडविल के को समझते हुए। और जो पार्सन एडम होता है वो वाज़े सुन के मिसेस स्लिपस्लॉप की पहुंचता है, तो इस ब्यू डी डिपर्स जो है वो भाग जाता है और वो जो होता है पार्सन एडम वो कंसिडर कर रहा होता है कि एज अ टैक्ट के तौर पर मिसेस स्लिप स्लॉप, क्योंकि मस्कुलिन उसकी फेस की वजह से, ठीक है, और फिर उस पर अटैक करता है और एक ज़बरदस्त किस्म का पंच भी रिसीव करता है। लेकिन जो है लेडी बूबी जो कैंडल लेके आती है पहचान लेती है। अब वो जो पार्सन एडम ने गलती से जाके फैनी गुडविल के रूम में जाके सो जाता है, सुबह जोसेफ एंड्री को पता चल जाता है तो नाराज़ भी होता है उसके बारे में, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि उसकी मिस्टेक नहीं थी, बाय मिस्टेक ही वो जाके वहाँ सो जाता है। सो इट्स ऑल अबाउट दिस स्टोरी जिसमें डाइग्रेशन का इस्तेमाल हुआ, कॉमेडीज स्लैपस्टिक कॉमेडी का इस्तेमाल हुआ, जहाँ वो जो था पार्सन एडम पर हंटिंग डॉग्स ने अटैक किया, ठीक है। और इसी तरीके से मुख्तलिफ जो करेक्टर हैं, जैसे डाइग्रेशन थी मिस्टर विल्सन की, जो जिसमें उसने रेड हेरिंग टेक्निक इस्तेमाल की, ठीक है। और जो लिनोरा का जो ट्रेजिक डाइग्रेशन था वो कोच के अंदर जो लेडी थी स्टोरी टेलर उसने बताया था, और लिनोइड और जो पॉल उसके जो फ्रेंड थे उसने उसका जो था वो सारा डिक ने इंफॉर्मेशन दी थी। सो इट्स ऑल अबाउट दिस नॉवल जोसेफ एंड्रयू। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस।